हाय एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं प्री कत्यूरी पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में उत्तराखंड की पॉलिटी क्या थी, उत्तराखंड का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था। तो देखिए, हिस्टोरिकली ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास गुप्ता पीरियड में उत्तराखंड के रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट में। गुप्ता पीरियड में उत्तराखंड के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है गुप्ता इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त द्वारा इंस्क्राइब की करवाई गई थी। ये कंपोज की गई थी इनके पोएट स्लैश मिनिस्टर हरिसेन द्वारा। इस प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड को मेंशन किया गया है कारत्रिपुर नाम से, और ये बोला गया है कि ये जो इलाका था ये नेपाल के वेस्ट में था। तो ऑब्वियसली अगर आप आज के ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो नेपाल के वेस्ट में उत्तराखंड पड़ता है, स्पेशली तो कुमाऊं रीजन। हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि इस कारतिरपुर एरिया में प्लेन एरियाज भी आते थे जो हिल्स के नीचे थे, जैसे आज के ज़माने में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून के वैलीज, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल का जो तेराई भाबर रीजन है, ये सब प्लेन एरियाज होते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी उत्तराखंड में आते हैं, उस टाइम पे भी उत्तराखंड के जो हिल रूलर्स थे उनके कंट्रोल में ये एरियाज आते रहे होंगे। एक और इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है बुलंदशहर में, जिसको इंदौर कॉपर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ये समुद्रगुप्त ने इंस्क्राइब करवाया था, और इस इंस्क्रिप्शन में ये बोला गया है कि गंगा और यमुना के बीच में एक विषय था, जो कि वहाँ के जो विषयपति थे उनका नाम था सर्वनाथ। तो विषय, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है देन यू मस्ट बी नोइंग कि विषय एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता था, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जिस प्रकार से होती है वैसे उस टाइम विषयाज होती थी, विषया। और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनको बोलते थे विषयपति। तो गंगा यमुना का जो रीजन है, गंगा यमुना के जो बीच का जो रीजन है, ये ऑब्वियसली उत्तराखंड में ही पड़ेगा, क्योंकि गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, दोनों उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी रीजन में। तो उसके बीच का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता था। ठीक है, तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में उत्तराखंड के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता है। थोड़ा और चीजें देख लेते हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ये माना जाता है कि कालसी रीजन जो था, या आप बोल सकते हैं जो यमुना रीजन जो था, यमुना के आसपास का जो रीजन था, वहां पे उस टाइम डायनेस्टी रूल करती थी जिनको बोलते थे यादवाज या यादव डायनेस्टी। इनके बारे में या इनके उत्तराखंड में रूल, उत्तराखंड के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर रूल के बारे में हमें पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें मिलती है लाखा मंडल में। अब लाखा मंडल कहाँ पे है? ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये इस रीजन का एसोसिएशन महाभारत से भी है। बोला गया है कि जो लाक्षय ग्रह वाला जो एपिसोड था जिसमें बोला गया था कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी, वो इसी रीजन में से रिलेटेड है। तो यादवा की एक प्रिंसेस थी जिनका नाम था प्रिंसेस ईश्वरा। तो उन्होंने लाखा मंडल में इंस्क्रिप्शन कंपोज करवाए थे, जिसमें यहाँ के रूलर्स के बारे में कुछ आइडिया मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि यहाँ पे 12 रूलर्स ने रूल किया था, यादवा ने सक्सेसफुली किया होगा, और एक ब्रांच थी यादवास की। तो यादवास का रूल बहुत अलग अलग जगह पे रह रखा है इंडिया के, इंक्लूडिंग उत्तराखंड वाले रीजन। और इनका जो रूल जो था वो गुप्ता पीरियड से लेकर हर्षवर्धन के पीरियड तक रहा होगा। ठीक है, ये एज्यूम कर सकते हैं। और इनकी जो कैपिटल थी, इनके किंगडम की जो कैपिटल थी, उनका नाम था सिंहपुर। तो ये बोला जा सकता है जब गुप्ता पीरियड के टाइम, सिंस गुप्ताज बहुत ही पावरफुल थे, मोस्टली इंपीरियल गुप्ताज थे, और फिर कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त वगैरह, तो ये लोग पावरफुल थे। तो इस टाइम ये जो किंगडम था, यादवास का जो किंगडम था जिसका उत्तराखंड भी पार्ट था, वो लोग मोस्ट प्रोबेबली ट्रिब्यूट पे करते थे गुप्तास को, स्पेशली समुद्रगुप्त को, यानी उनके सबॉर्डिनेट रूलर थे। और लेटर गुप्तास में, यानी जब गुप्तास वीक हो गए थे, मोस्टली ड्यू टू हुन इन्वेजन और एम्पायर काफी बड़ा हो गया था, लेटर रूलर थोड़े वीक हो गए थे, तब ये जो यादव किंगडम जो था, इनके जो रूलर्स थे ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। दैट मीन्स इन्होंने ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया था और इनको अपना सुपीरियर मानने से मना कर दिया था। पोस्ट गुप्ताज में जैसे हमने पहले बात करी यादव से, और एक और रूलिंग डायनेस्टी थी जो उत्तराखंड के कुछ एरिया में रूल करती थी, उनका नाम था नागाज। इन लोग ने अपनी पावर रिगेन कर ली थी, इंडिपेंडेंट हो गए थे।
अब नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नाग डायनेस्टी नामक किसी वंश का उत्तराखंड में रूल था, ये हमें पता चलता है कुछ इंस्क्रिप्शन से, स्पेशली टेम्पल इंस्क्रिप्शन। टेम्पल में कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जहाँ पे हमें इनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसमें से सबसे फेमस है गोपीनाथ टेम्पल में ट्राइडेंट एक है, 5 फीट का ट्राइडेंट है। गोपीनाथ टेम्पल गोपेश्वर में है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये 5 फीट का ट्राइडेंट जो है ये बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 6th सेंचुरी के आसपास ये ट्राइडेंट बिलोंग करता है। या इस ट्राइडेंट में काफी इंस्क्रिप्शंस है, काफी अलग अलग डायनेस्टीज के इंस्क्रिप्शन है। और जब से जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जो थे वो नाग डायनेस्टी के रूलर्स ने इसमें लिखे थे। उसके बाद में कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि जो डोटी किंगडम थे जो कि आज के टाइम पे वेस्ट नेपाल में है, वहाँ के बहुत ही फेमस रूलर थे अशोक चल्ला, जिन्होंने 1191 में कुमाऊं रीजन में अटैक भी किया था और काफी टाइम तक इसको अपने कंट्रोल में भी रखा था। उनके भी इंस्क्रिप्शन है इसमें। और भी कुछ इंस्क्रिप्शन है जो कि इलेजिबल है, दैट मीन्स हम पढ़ नहीं सकते, अब तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, और ये नगरी स्क्रिप्ट में थे। इस ट्राइडेंट की खास बात क्या है अपार्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन जो इसमें थे, कि जैसे जो आयरन पिलर है मेहरौली का, जो कि गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, इस ट्राइडेंट का जो मेटल है ये भी अब तक रस्टिंग नहीं हुई है इसमें, दैट मीन्स अब तक जंग नहीं लगा है। तो मान सकते हैं कि उत्तराखंड में भी बहुत ही सुपीरियर मेटलर्जी की नॉलेज रही होगी उत्तराखंड के जो भी क्राफ्ट्समैन थे उनके पास। इस इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज है वो संस्कृत थी, तो इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे, इस एरिया के, गोपेश्वर एरिया के या ओवरऑल उत्तराखंड के जो एरिया के जो लोग थे, उनको संस्कृत के बारे में नॉलेज थी। क्योंकि राजा महाराजा जब भी कुछ इंस्क्रिप्शंस प्रिंट करवाते थे, सॉरी इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, तो प्राइमरी पर्पस होता था कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो पढ़ सके, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग के भी पर्पस से होती थी, और जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी पढ़ सके ताकि उनको अपने रूलर के बारे में पता चल सके, उनके मैसेजेस पता चल सके। सिमिलरली एक और ट्राइडेंट हमें मिलता है जो कि 21 फीट का है, इससे बड़ा है। ये 5 फीट का ट्राइडेंट है। एक और ट्राइडेंट है जो 21 फीट का है, और ये मिलता है हमें 12 हाट से। 12 हाट उत्तरकाशी का पुराना एंशिएंट नाम है, ठीक है। इस ट्राइडेंट में भी हमें नाग किंग के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें 4 नाग किंग के नाम पता चलते हैं। तो नाम क्या क्या है? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। गणपति नाग को बोला जाता है कि वो इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। मोस्टली जो किंग्स होते थे जो सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड करवाते थे या जिनके कॉइन सबसे ज़्यादा होते थे, उनको अज्यूम किया जाता है कि वो सबसे पावरफुल रूलर है, अगर कोई लिटरेरी एविडेंस हमें नहीं मिलता है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ही ट्राइडेंट को इरेक्ट करवाया था यहाँ पे। और ये जो किंग थे ये कार्तिकपुर एरिया, जो हमने ऊपर पढ़ाई था प्रयाग प्रशस्ति में, नेपाल के जो वेस्ट का जो रीजन है, दैट मीन्स उत्तराखंड रीजन, उसको कार्तिकपुर एरिया बोलते थे। और ये जो ट्राइडेंट है, सेकेंड ट्राइडेंट है जो कि हमारे उत्तरकाशी में है, ये माना गया है कि ये गणपति नाग ने तब लगाया था जब ये किसी वॉर में जीते थे। अब आ जाते हैं हर्षा पीरियड में, हर्षा से पहले का भी टाइम और हर्षा के बाद का भी टाइम। तो जब गुप्ता रूल कोलैप्स हुआ था, जब गुप्ता एम्पायर कोलैप्स हुई थी, तो नॉर्थ इंडिया में काफी छोटे प्रिंसिपैलिटीज इमर्ज हो गए थे। उनमें से कुछ पावरफुल हो गए थे, उनमें से एक था मोखारिस, जो कि कन्नौज से रूल करते थे। कन्नौज उनकी कैपिटल थी, और कन्नौज आज के टाइम पे यूपी में है। तो मोखारिस जो थे उनके एक राजा थे जिनका नाम था ईशान वर्मा। इनके अंडर इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया, दैट मीन्स मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करनी शुरू करी, अपनी किंगडम की सीमाएं बढ़ानी शुरू करी। और बोला जाता है कि सर्ववर्मन का जो रूल था, जो कि ईशान वर्मा के बेटे थे, इन्होंने नाग डायनेस्टी को कॉन्कर किया था। और हमने ऊपर ही देखा है कि नाग डायनेस्टी कहाँ पे रूल करते थे? कर्तरीपुर एरिया, दैट मीन्स उत्तराखंड एरिया में रूल करते थे। गोपेश्वर के पास एक जगह है सिरौली, जहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो भी इस बात को अटेस्ट करता है कि सर्ववर्मन जो है उन्होंने कार्तरीपुर एरिया को कैप्चर किया था, और एक व्यक्ति जिनका नाम था नरवर्मन, उनको अपना गवर्नर की तरह यहाँ पे इंस्टॉल किया था। इसके बाद मोखारी जो थे उनका कोलैप्स हो गया था। तब
उत्तराखंड भी काफी कंट्रोल इनके हाथ से चला गया था। और उत्तराखंड में उस टाइम बोला जाता है कि 3 पावर्स इमर्ज हुए थे जो कि सबसे पावरफुल थे उत्तराखंड रीजन में। और ये हुएन सांग ने इस बात का प्रमाण दिया हुआ है, अटेस्ट किया हुआ है अपने बुक में सी यू की में। ठीक है, वही बात होगी, मौखारी और पुष्यभूति और थानेश्वर इन्होंने मर्ज कर दिया था और हर्षवर्धन टोटल किंग बन गया था नॉर्थ इंडिया के, नॉट एग्जैक्टली इंटायर नॉर्थ इंडिया बट मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया अप टिल साउथ में नर्मदा। अच्छा, हर्षवर्धन को एक टाइटल दिया गया था जिसको बोलते हैं उत्तरा पथाधिपति, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ द नर्दर्न ट्रेड रूट्स। और नर्दर्न ट्रेड रूट्स उस टाइम तिब्बत के तरफ भी जाते थे एंड वो उत्तराखंड के थ्रू जाते थे। तो अज्यूम किया जा सकता है कि उत्तराखंड के जो पासेस थे जो तिब्बत को से कनेक्ट करते थे या वे नेपाल को भी कनेक्ट करते थे, उनका कंट्रोल एक तरीके से हर्षवर्धन के पास था। तो दैट मीन्स हर जो वहाँ के जो लोकल किंगडम्स थे, जो लोकल राजा थे, वो कहीं ना कहीं उनका एक पॉलिटिकल कंट्रोल हर्ष के पास था, हर्षवर्धन के पास था। अब बात करते हैं वो 3 किंगडम्स कौन थे जो हुएन सांग ने अपने बुक सी यू की में डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो जो सबसे पहला किंगडम है उसका नाम था सुवर्ण गोत्रा या स्त्रुग्ना या स्त्री राज्य। अब ये ब्रह्मपुर के पास है किंगडम, ब्रह्मपुर के बारे में हम आगे बात करेंगे। जो यमुना रिवर थी वो एकदम इस किंगडम से के बीचों बीच से फ्लो करती थी, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया था हुएन सांग ने। इस किंगडम में टेहरी, देहरादून और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी एरिया इंक्लूड थे और कुछ हिमाचल प्रदेश के भी पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे। अच्छा, हुएन सांग ने ये मेंशन किया हुआ है कि इस एरिया में एक टाइप का गोल्ड मिलता था जिसको बोलते हैं पिपलिका गोल्ड या ट्रेसर डिपॉजिट्स, ट्रेसर गोल्ड डिपॉजिट्स। ट्रेसर मीन गोल्ड के कंकड़ मिलते थे, मोस्ट प्रोबेबली नदियों से मिलते रहे होंगे उस टाइम पे। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस किंगडम को एक महिला द्वारा रूल किया गया था काफी सालों तक, इसलिए इसको किंगडम ऑफ विमेन भी बोला गया है, तभी इसको स्त्री राज्य भी बोला गया है। अब ये जो क्वीन जो होती थी उनके हस्बैंड होते थे उनको भी किंग बोला जाता था, बट एज सच वो टाइटुलर किंग थे, उनका कुछ ज्यादा किंगडम में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, पावर नहीं होती थी। अब सेकंड किंगडम की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुर किंगडम। और इसके जो रूलर थे वो थे पौरवा। ये काफी इंपॉर्टेंट किंगडम है और ये काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट किंगडम थी इन तीनों में से, और ये गंगा से लेकर करनाली तक थी। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें आज का कुमाऊं रीजन, चमोली और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ये सब पड़ जाता है। सुवर्णगोत्रा इसके नॉर्थ में थी। ठीक है, जो इस डायनेस्टी के जो राजा थे वो एक टाइटल लेते थे जिसका बोला जाता था वर्मन। ठीक है, और ये उस टाइम पे जो क्षत्रिय रूलर से एक कॉमन प्रैक्टिस थी उनके बीच में ये टाइटल, वर्मन टाइटल लेना। एंड नॉट ओनली इंडिया के जो क्षत्रिय रूलर्स थे, इवन साउथ ईस्ट एशिया के जो रूलर्स थे वो लोग भी ये टाइटल्स यूज करते थे, जैसे कंट्रीज लाइक थाईलैंड या मलेशिया। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में क्या होता था, जो भी इंडिया में जो पॉलिटिकल रिलीजियल कल्चरल ट्रेंड्स होते थे, साउथ ईस्ट एशिया में भी कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते थे और वो लोग इन ट्रेंड्स को कॉपी करते थे। इवन आज के टाइम पे आप अगर साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे टिल डेट काफ़ी इंडियन इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे आपको टेम्पल्स मिलेंगे जैसे अंगोर वत है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल है, जो कि कंबोडिया में मिलेगा। इवन वियतनाम, लाओस वगैरह यहाँ पे भी काफ़ी मंदिर मिलेंगे। इंडोनेशिया में भी जाएंगे आपको, वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी मिलेंगे, हिंदू टेम्पल्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी वहाँ पे ये लोग ट्रेंड्स फॉलो करते थे। अब जो नेक्स्ट किंगडम जो है जो हुएन सांग ने मेंशन किया था उसको बोलते हैं गोविशान, जिसका एक्सटेंट था रामगंगा से लेकर शारदा तक। और उसमें यूपी के रामपुर और पीलीभीत रीजन भी आते थे। अब एक फेमस हिस्टोरियन है अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने बोला था कि ये किंगडम तेराई में था। एंड हम लोग ये कंफर्म कर चुके हैं कि जो काशीपुर का जो रीजन है, काशीपुर जो रीजन है आज के ज़माने में जो उधम सिंह नगर में है, इसका पुराना नाम गोविशान था। और काशीपुर में पुराना किला, एक ओल्ड फोर्ट है जो कि इस किंगडम का, गोविशान का कैपिटल था। तो ये ब्रह्मपुर के इमीडिएट साउथ में था। इन 3 किंगडम्स के अलावा, लार्ज किंगडम्स के अलावा छोटे छोटे किंगडम्स भी थे, छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स भी थे, कुछ राजा चीफ्स वगैरह भी रहा करते थे जो कि कहीं ना कहीं इन तीनों किंगडम्स के अंडर काम करते थे, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं।
एक पॉइंट है कि जो हरिद्वार जो था उसको हुएनसांग ने मोयूली के नाम से डिस्क्राइब किया गया था, क्योंकि हरिद्वार को उस टाइम पुराना नाम था मायापुर या माया नगरी। अब पौरव वर्मन किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ब्रह्मपुर किंगडम है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल किंगडम थे इन तीनों में से। ये हमने बात करी थी कि इनके जो राजा थे वो लोग वर्मन टाइटल अडॉप्ट करते थे। इस किंगडम का पीरियड था 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक। हमें इस किंगडम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ तो हुएनसांग बताते हैं और कुछ हमें मिलती है तालेश्वर कॉपर प्लेट से। तालेश्वर जो एक जगह है जो अल्मोड़ा और पौड़ी के बीच में है, और यहाँ पर तालेश्वर नाम का एक मंदिर भी है, काफी फेमस मंदिर है। यहाँ से हमें 2 कॉपर प्लेट्स मिलते हैं। इस टाइम पे इवन थोड़ा काफी आगे मिडिल पीरियड तक भी जो राजा महाराजा थे वो लोग कॉपर प्लेट्स में इंस्क्रिप्शंस लिखते थे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए। तो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस को कंपोज करने का क्रेडिट दिया गया है द्विजा वर्मन और विष्णु वर्मन को। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कहाँ हेल्प करते हैं हमारी? सबसे पहले तो हमें राजाओं के नाम बताते हैं और दूसरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बताते हैं। इन इंस्क्रिप्शंस की जो स्क्रिप्ट है वो गुप्ता एरा ब्राह्मी है, जिसको कुटिला स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। कुटिला का मतलब टेढ़ा, जो स्क्रिप्ट की जो राइटिंग होती थी स्लाइटली कर्व्ड होती थी, टेढ़ी होती थी। अब यहाँ के जो किंग्स थे वो बहुत ही इलेबोरेट टाइटल्स देते थे, जैसे कि परम भद्रका, महाराजाधिराज, महाराजा। ठीक है, इस किंगडम का नाम पर्वताकर लिखा गया है इन इंस्क्रिप्शन में, और कैपिटल बता रखी है ब्रह्मपुर, दैट इज सिटी ऑफ लॉर्ड इंद्र। इसलिए इस किंगडम को ब्रह्मपुर किंगडम में बोला जाता है, क्योंकि इसकी कैपिटल ब्रह्मपुर में थी। आज के टाइम में जो ब्रह्मपुर एरिया जो है वो रामगंगा में स्थित लखनपुर रीजन से आइडेंटिफाई किया जाता है। ब्रह्मपुर का मेंशन सिर्फ इंसान ने ही नहीं किया, बट हमें और जगह भी मिलता है, जैसे कि बारामीर के राइटिंग्स में, मार्कंडेय पुराण में। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये काफी पोस्ट के बारे में बताती है। पोस्ट मीन जो ऑफिसर जो होते थे, जो अलग अलग पोस्ट होल्ड करते थे। ठीक है, ये पोस्ट जो थे ये गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम जो पोस्ट होते थे उन्हीं से सिमिलर थे, क्योंकि गुप्ता रूल काफी लंबे टाइम तक रहा था। एंड गुप्ता रूलर्स जो थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज मीन्स जब भी गुप्ता रूलर्स किसी अपने आसपास के छोटे किंगडम को सबड्यू करते थे, हराते थे, तो वो वहाँ के राजा को डिस्प्लेस नहीं करते थे, उन्हीं को कंटिन्यू कराते थे अपना रूल। बट वहाँ पे थोड़े अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स एनकरेज करते थे कि वो यूज करे यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो गुप्ता पीरियड के जब गुप्ता पीरियड खत्म हुआ था तो उसके बाद में उनके आसपास काफी जो किंगडम्स थे उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कहीं ना कहीं कॉपी कर लिया था। उनमें से उत्तराखंड भी एक थी। इवन आगे जाके जो हर्ष किंगडम है, जो चालुक्य किंगडम जब आगे जाके आएंगे, उन सब का आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के सिमिलर था। अब इन इंस्क्रिप्शन में लैंड मेजरमेंट के बारे में भी मेंशन किया गया है। लैंड मेजरमेंट उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, प्राइमरीली इसलिए क्योंकि जो वहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उस टाइम पे, दैट यूज्ड टू बी एग्रीकल्चर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्सेशन होता था, रेवेन्यू फॉर द स्टेट होता था, दैट यूज्ड टू बी लैंड रेवेन्यू, जो कि एग्रीकल्चर से मिलता था। तो इन ऑर्डर फॉर द किंग टू रियलाइज हिज टैक्सेस, उनको ये पता होना चाहिए था, जो ऑफिसर्स थे उनको ये पता होना चाहिए था कि कौन से पीजेंट्स ने या कितने लैंड, कौन से लैंड ओनर्स ने कितना टैक्स जो है स्टेट को पे करना है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए लैंड की प्रॉपर मेजरिंग होती थी। एंड ये मेजरिंग जितनी अच्छी होती थी उतना बोल सकते हो उतना फार्मर्स को बर्डन कम पड़ता था, उतना करप्शन कम होता था, एंड उतने रिवोल्ट के चांसेस कम होते थे, क्योंकि एक्सेसिव टैक्सेशन अपॉन फार्मर्स से काफी टाइम रिवोल्ट्स हो जाते थे। क्योंकि हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे खूब पीजेंट रिवोल्ट्स हुए थे, क्योंकि उन्होंने आर्बिट्ररी रेट्स में टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू फिक्स किए हुए थे। तो देखते हैं ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या क्या है। एक तो है द्रोणव्याप, फिर हो गया कुल्यवाप और खरीवाप, जिसको पानी ने भी मेंशन किया गया है। सीड उस यूटेंसिल को बोलते थे जिसमें सीड्स रखे गए थे। एंड मोस्टली उस टाइम लैंड मेजर इस प्रकार से किया जाता था कि एक लैंड को कल्टीवेट करने के लिए कितने सीड्स की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कत्यूरीज कवर करने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा रिलेटिवली लेंथी टॉपिक है, बट
ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है और या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है उत्तराखंड हिस्ट्री में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 और 16 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि रिलेटिवली कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में हमारे पास ज़्यादा कंटेंट है एज कम्पेयर टू जो अब तक हम ये सब टॉपिक देख चुके हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।